नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए के स्टोरी पॉइंट चैनल पर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप आगे भी रोमांचक कहानियों का आनंद ले सकें। साथ ही इंस्टाग्राम पर फॉलो करना न भूलें। वहां आप मुझसे सीधे जुड़ सकते हैं और कहानी से जुड़े हर सवाल का जवाब पा सकते हैं। आपका प्यार और समर्थन ही हमें नई कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद। बातें ही गूंज रही थीं और वो गुस्से में वहीं चुपचाप बैठा हुआ था। उसको इस तरह चुपचाप बैठा देख अमन की तो जान ही निकली जा रही थी। उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अर्जुन से कुछ बोल सके। अमन ने अपने मन में सोचते हुए खुद से कहा, ये इतना चुप क्यों है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये तूफान के आने से पहले की शांति है। और फिर अमन ने हिम्मत करके अर्जुन से कहा, छोड़ना यार, दादी की बातों को इतना सीरियसली मत ले। शायद उन्होंने गुस्से में आकर वो सब बोल दिया होगा। चलना, ऑफिस चलते हैं। और वैसे भी आज तेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग भी है ऑफिस में। तो अर्जुन अमन को बस एक ही शब्द में जवाब देता है, कैंसल्ड, और वहां से अपने रूम में चला जाता है। रूम में जाकर अर्जुन सीधे वॉशरूम में शाइनवर लेने चला जाता है और 10 मिनट बाद शाइनवर लेकर आने के बाद सीधे बेड पर आंखें बंद करके लेट जाता है। अर्जुन के रूम में जाने के बाद अमन भी ऑफिस के लिए निकल जाता है। आस्था के घर पर शिवी बार बार आस्था को कल के बारे में पूछ पूछ कर परेशान कर रही थी। तो आस्था ने शिवी से कहा, देख शिवी, मैंने सब कुछ तो तुझे बता दिया है, फिर क्यों तू मेरा दिमाग खा रही है? तो शिवी ने आस्था से कहा, अच्छा ठीक है, बस एक लास्ट सवाल पूछ सकती हूँ क्या? आस्था ने शिवी से कहा, अगर मैं मना करूंगी तब भी तू नहीं मानेगी, तो इससे अच्छा तू पूछ ही ले, क्या पूछना है? शिवी ने आस्था से कहा, दी एक बात बताओ, आप अपने बॉस को इतना बुरा बताती हो। अगर वो इतने बुरे होते तो कल रात वो आपका गलत फायदा भी तो उठा सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगर उनकी जगह कोई और होता तो शायद वो आपके साथ कुछ भी कर सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं, तो वो बुरे कैसे हुए? शिवी की बात सुनकर आस्था कुछ सोचने लगती है और फिर आस्था ने शिवी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, शायद तू सही बोल रही है। वो जैसा अपने आप को दिखाते हैं वो वैसे नहीं है। उनके पास भी एक दिल है जिसे सही गलत की पहचान है। और वो कुछ सोचते हुए मुस्कुराने लगती है। आस्था को ऐसे मुस्कुराता देखकर शिवी उसे चिढ़ाते हुए कहा, ओ ये हुए, क्या बात है? किसी के बारे में सोचकर मुस्कुराया जा रहा है? कहीं प्यार व्यार तो नहीं हो गया आपको अपने उस खड़ूस से जो इतना मुस्कुराया जा रहा है? शिवी की बात पर आस्था ने चिढ़ते हुए कहा, शट अप शिवी, क्या अनाप शनाप बोले जा रही है? ऐसा कुछ नहीं है। आई तभी कोई आस्था के घर की कोई डोर बेल बजाता है तो शिवी डोर खोलने के लिए चली जाती है। शिवी दरवाजा खोलती है तो सामने उसके पापा खड़े हुए थे। अपने पापा को देखकर शिवी ने अपने पापा से कहा, क्या हुआ पापा, आज आप इतनी जल्दी ऑफिस से आ गए, सब ठीक तो है ना? मनोज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सब ठीक है, वो आज मैंने ऑफिस से हाफ डे की छुट्टी ले ली थी तो इसलिए जल्दी आ गया। तभी मनोज जी का ध्यान किचन में से आ रही आवाज की तरफ जाता है और वो शिवी से पूछते हैं, किचन में कौन है? शिवी ने किचन की तरफ देखते हुए कहा, वो किचन में तो दी है। मनोज जी ने किचन की तरफ जाते हुए शिवी से पूछा, क्या आस्था आज ऑफिस नहीं गई? शिवी ने मना करते हुए कहा, नहीं, वो तनु दी के घर से सीधे घर आ गई थी। मनोज जी ने शिवी से पूछा, लेकिन क्यों, वो ऑफिस क्यों नहीं गई? शिवी ने झूठ बोलते हुए कहा, वो दी को अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, बस इसीलिए वो आज ऑफिस नहीं गई। शिवी ने अपने पापा से झूठ बोल तो दिया था, मगर उसे ये डर लग रहा था कि उसका झूठ कहीं पकड़ा ना जाए। तभी आस्था ने किचन से बाहर आते हुए कहा, हाँ पापा, वो हमें कुछ अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो हम ऑफिस नहीं गए। क्योंकि आस्था ने शिवी की सारी बातें सुन ली थी, इसलिए आस्था ने भी वही कहा जो शिवी ने कहा था। तो मनोज जी ने चिंता करते हुए आस्था से कहा, क्या हुआ है तेरी तबीयत को, चल अभी डॉक्टर को दिखा कर आते हैं। आस्था ने अपने पापा को रिलैक्स करते हुए कहा, डोंट वरी पापा, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी वीकनेस फील हो रही थी और कुछ नहीं, बस इसीलिए ऑफिस नहीं गई। अच्छा ठीक है, ये सवाल जवाब बहुत हो गए, जाइए पहले आप जाकर फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। तो मनोज जी वहां से चले जाते हैं और तब तक आस्था खाना लगाती है और फिर वो लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं। इसी तरह आस्था का आज का दिन अपनी फैमिली के साथ बीत जाता है।
नेक्स्ट मॉर्निंग आस्था जल्दी खड़े होकर अपना सारा काम खत्म करके ऑफिस जाने के लिए रेडी हो जाती है और वो तनु को भी कॉल करके उसे भी जल्दी आने का बोल देती है और फिर वो ऑफिस के लिए निकल जाती है। जब वो ऑफिस गेट पर पहुंचती है तो उसे तनु वहीं गेट पर ही मिल जाती है और वो दोनों अंदर चली जाती है। आस्था और तनु जब अंदर पहुंचती है तो वहां का माहौल देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि ऑफिस में आज बहुत टेंस्ड माहौल था। सभी लोग इधर से उधर भाग भाग कर काम कर रहे थे। सबको देखकर लग रहा था कि सभी बहुत परेशान हैं। तभी आस्था वहां के किसी एम्प्लॉई से पूछती है। आस्था ने एक एम्प्लॉय से कहा, क्या हुआ, सब लोग भाग भाग कर काम क्यों कर रहे हैं और इतने ज्यादा टेंशन में क्यों दिख रहे हैं? तभी उस एम्प्लॉई ने आस्था से कहा, तुम्हें नहीं पता आज बॉस कितने ज्यादा गुस्से में है। उन्हें देखकर लग रहा है कि आज किसी न किसी का ऑफिस में आखिरी दिन होगा, इसीलिए सब लोग अपने काम को अच्छी तरह से कर रहे हैं। अगर छोटी सी भी गलती हुई तो सीधा ऑफिस से बाहर फेंक दिए जाओगे। तो जाओ, तुम भी अपना काम अच्छे से करना, नहीं तो जॉब से निकाल दी जाओगी। तो आस्था ने अपने मन में सोचते हुए कहा, अरे वाह, इस खड़ूस से छुटकारा पाने का ये सही मौका है। अगर ये मुझे खुद जॉब से निकालेगा तो मुझे इसे पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और मुझे इससे छुटकारा भी मिल जाएगा। आस्था यही सब सोचते हुए मन ही मन खुश हो रही थी। आस्था को इस तरह कहीं खोया हुआ देखकर तनु ने उसके सामने हाथ हिलाते हुए कहा, ओ मैडम, तुम कहाँ खो गई? चलो, नहीं तो हमारा भी आज ऑफिस में लास्ट डे होगा। और वो लोग वहां से चले जाते हैं। आस्था अपने कैबिन में पहुंचकर सबसे पहले अर्जुन का शेड्यूल बनाती है और उसे लेकर अर्जुन के कैबिन की तरफ चली जाती है। आस्था अर्जुन के कैबिन के डोर को नोक करती है तो अंदर से कोई आवाज नहीं आती, तो वो फिर से नोक करती है, लेकिन अंदर से कोई जवाब ही नहीं आता। तो आस्था धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर झांक कर देखती है, लेकिन अंदर उसे कोई नजर नहीं आता। तभी कोई पीछे से आकर आस्था के कंधे को थपथपाता है, तो आस्था उस इंसान को बिना देखे उसके हाथ को झटक देती है और उसी तरह अंदर झांकती रहती है। तो फिर से वो उसके कंधे पर थपथपाता है। तो इस बार आस्था ने छिड़कर पीछे मुड़ते हुए कहा, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? और इससे पहले आगे कुछ और कहती तो सामने खड़े शख्स को देखकर उसके शब्द उसके मुंह में ही रह जाते हैं। आस्था ने हकलाते हुए कहा, आ आप। सामने खड़ा हुआ शख्स कोई और नहीं बल्कि अर्जुन ही था। जब आस्था उसके कैबिन में जा रही थी तब वो अपने कैबिन में नहीं था, और जब वो अपने कैबिन में आ रहा था तब आस्था उसके कैबिन में ताक झांक कर रही थी और वो काफी देर से खड़ा ये सब नोटिस कर रहा था। जब काफी देर हो गई आस्था को ऐसा करते हुए तो वो उसके पास चला गया था। अर्जुन को अपने सामने देखकर आस्था के मुंह से जैसे कोई शब्द ही नहीं निकल रहे थे और वो मन ही मन अपने आप को कोस रही थी। वहीं अर्जुन आस्था को बस घूरे जा रहा था और फिर अर्जुन ने अंदर जाते हुए आस्था से सिर्फ 2 शब्द कहे, कम इन। तो आस्था भी उसके पीछे अंदर चली जाती है। अंदर अर्जुन अपनी चेयर पर बैठा था और आस्था उसके सामने खड़ी थी। अर्जुन ने आस्था को घूरते हुए उससे कहा, ये क्या हरकतें कर रही थी तुम? क्यों ताका झांकी के रही थी मेरी कैबिन में? आस्था ने अर्जुन से सीधे सीधे कहा, वो सर, हम ये देख रहे थे कि आप अंदर है या नहीं। अर्जुन ने अपनी आंखें छोटी करते हुए आस्था से कहा, ओ रियली, तुम इस तरह से चेक करती हो कि कोई अंदर है या नहीं? आस्था ने मना करते हुए कहा, नहीं सर, वो हमने डोर नॉक किया था, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो हम अंदर झांक कर देखने लगे। अर्जुन ने आस्था को ताना मारते हुए कहा, हाँ, अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो तुम जासूसों की तरह ताक झांक करने लगी है ना? आस्था ने अपने मन में सोचते हुए खुद से कहा, यह तो ऐसे पूछताछ कर रहा जैसे मैंने किसी का मर्डर कर दिया हो। अर्जुन ने आस्था से सख्त लहजे में कहा, तुमने गलती की है तो तुम्हें उसकी सजा भी भुगतनी पड़ेगी। तो तैयार रहना, अभी के लिए तुम जाओ, मेरे लिए 1 कप कॉफी लेकर आओ। तुम्हारी बकवास बातें सुनने के बाद मेरा सिर दर्द कर रहा है, तो मेरे लिए 1 कप स्ट्रॉन्ग कॉफी लेकर आओ। आस्था ने वहां से जाते हुए अपने मन में सोचते हुए खुद से कहा, पता नहीं इसकी प्रॉब्लम क्या है। जब भी मैं इसके सामने आती हूँ तो बस खाने पीने की चीजों का ही ऑर्डर देने लगता है। इसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे ये अकाल में मर गया हो और भुखमरी में पैदा हुआ हो। जब देखो तब खाने और पीने के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। और फिर आस्था कुछ देर बाद अर्जुन के कैबिन में कॉफी लेकर पहुंच गई थी। आस्था ने अर्जुन को कॉफी देते हुए कहा, सर,
आपकी कॉफी तो अर्जुन उसके हाथ से कॉफी ले लेता है। अर्जुन ने कॉफी पीते हुए ही कहा, हाँ तो मिस आस्था, क्या तुम अपनी सजा के लिए तैयार हो? आस्था ने अर्जुन से कहा, अगर सर मैं ना बोलूंगी तब भी आप सजा देने बिना मानेंगे नहीं, तो मजबूरन मुझे हाँ ही बोलनी पड़ेगी। अर्जुन ने आस्था को टोंट मारते हुए कहा, गुड, काफी समझदार हो गई हो, नहीं तो तुम्हारी हरकतें देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई पागल पागल खाने से भागकर आया हो। आस्था ने अपनी आंखें छोटी करते हुए थोड़ी तेज आवाज में कहा, क्या मैं आपको पागल नजर आती हूं? अर्जुन ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, तुम्हारी हरकतों से तो यही लगता है कि तुम किसी पागल से कम नहीं हो। आस्था ने थोड़े गुस्से में कहा, ऐसी कैसी हरकतें हैं मेरी जो आप ऐसा बोल रहे हैं? मैंने किसी को पत्थर मारे हैं जो आप मुझे पागल बोल रहे हैं? अर्जुन ने आस्था से कहा, नहीं, तुमने किसी को पत्थर तो नहीं मारे, लेकिन तुम्हारी हरकतें ये हैं कि जानबूझकर गलती करना और फिर सजा भुगतना। सजा से याद आया, मुझे भी तुम्हें तुम्हारी सजा बताना है। वैसे एक बात बताऊं, ऑफिस का टाइम कितने बजे से है? आस्था ने अर्जुन के सवाल का जवाब देते हुए कहा, सर 10 बजे से। अर्जुन ने आस्था से कहा, राइट, ऑफिस का टाइम 10 बजे से है, लेकिन कल से तुम्हारे लिए ऑफिस आवर्स 10 बजे से नहीं बल्कि 8 बजे से स्टार्ट होते हैं, तो कल से तुम्हें 8 बजे से काम पर आना होगा। अर्जुन की बात सुनकर तो आस्था को जैसे शौक लगता है, और आस्था ने हैरानी के साथ अर्जुन से कहा, क्या सर, क्या आप सच में पागल हो गए हो? मैं 8 बजे से नहीं आऊंगी। अर्जुन ने आस्था से कहा, तुम्हें कल से 8 बजे से ही आना होगा। अगर तुम कल से सुबह 8 बजे से नहीं आओगी तो तुम्हें रात के 9 बजे तक काम करना पड़ेगा। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें रात में काम करना है या सुबह जल्दी आकर काम करना है। आस्था ने परेशान होते हुए कहा, लेकिन सर, मैं इतनी जल्दी ऑफिस आकर क्या करूंगी? अर्जुन ने कहा, मैंने कब कहा कि तुम 8 बजे से ऑफिस आओगी? तुम 8 बजे ऑफिस नहीं बल्कि मेरे घर पर आओगी और मेरे लिए ब्रेकफास्ट और लंच बनाओगी। यही तुम्हारी पनिशमेंट है, समझी? आस्था ने अर्जुन से कहा, अगर मैं ये पनिशमेंट मानने के लिए मना कर दूं तो आप क्या करोगे? अर्जुन ने आस्था को देखते हुए कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हें अच्छे से पता है कॉन्ट्रैक्ट पेपर में क्या लिखा है। अगर तुम्हें याद ना हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि उसमें कौन कौन सी कंडीशंस लिखी थी। अर्जुन ने आस्था को कंडीशन बताते हुए कहा, 1, तुम अपने बॉस के सारे ऑर्डर फॉलो करोगी। 2, तुम 6 महीने तक ये जॉब नहीं छोड़ सकती, और अगर तुमने जॉब छोड़ी तो तुम्हें पेनल्टी भरनी पड़ेगी, वो भी 6 लाख। इसके आगे अर्जुन आस्था को और कुछ कंडीशंस बताता। उससे पहले ही आस्था ने अर्जुन को रोकते हुए कहा, सर, आपको मुझे कंडीशंस बताने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सारी कंडीशंस अच्छे से याद है। और हाँ, आप मुझे अपने घर का एड्रेस सेंड कर दीजिए, मैं कल वहां टाइम पर पहुंच जाऊंगी। ये कहकर आस्था वहां से चली जाती है। आस्था के जाने के बाद अर्जुन ने अपने मन में सोचते हुए कहा, मिस आस्था, तुमने मुझे बहुत परेशान कर लिया, अब मेरी बारी है। अब तुम देखो तुम्हारे साथ क्या क्या होता है। अर्जुन आस्था से बात करते वक्त अपनी सारी टेंशन, सारा गुस्सा भूल गया था जो उसे दादी की बातों की वजह से था। अर्जुन जब भी आस्था के साथ होता है तब उसे आस्था को परेशान करने में बड़ा मजा आता है। वो अपनी सारी टेंशन भूल जाता था। आस्था पैर पटकते हुए अपने कैबिन में आ जाती है और गुस्से में इधर उधर टहलने लगती है। आस्था ने अपने मन में कहा, मैंने सोचा था कि ये इंसान जैसा दिखता है वैसा नहीं है, शायद दिल का अच्छा है, लेकिन नहीं, मैं गलत थी। ये जैसा दिखता है उससे भी बुरा है, और शायद इसके पास दिल नाम की कोई चीज ही नहीं है। आस्था अपने कैबिन में गुस्से से इधर उधर टहल रही थी। उसे अर्जुन पर बहुत गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से में बड़बड़ाए जा रही थी कि तभी उसके कैबिन का डोर खुलता है। डोर खुलने की आवाज आने पर आस्था दरवाजे की तरफ देखती है तो तनु अंदर आ रही थी। तनु ने अंदर आकर आस्था से कहा, चलना यार, लंच टाइम हो गया है, हम लोग भी कैंटीन जाकर कुछ खा लेते हैं, नहीं तो भूख की वजह से मेरी जान ही निकल जाएगी। आस्था, जो पहले से ही काफी ज्यादा गुस्से में थी, तनु की बात सुनकर और भी चिढ़ जाती है और चिढ़ते हुए कहती है, आज सबको हो क्या गया है, जिसे देखो बस खाने पीने के पीछे ही पड़े हैं, जैसे उन्हें खाने और पीने के अलावा कुछ आता ही नहीं है और जैसे उन्हें सालों से खाना ही नहीं मिला हो। आस्था के मुंह से ऐसी बातें सुनकर तनु ने आस्था से कहा,
क्या हो गया, तू इतना ज्यादा क्यों भड़क रही है? मैंने तो तुझे बस लंच करने के लिए बोला था। तू तो ऐसे भड़क रही है जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। तनु की बात सुनकर अब आस्था को रियलाइज होता है कि उसने तनु को फालतू में ही सुना दिया। आस्था को लग रहा था कि उसने अर्जुन का गुस्सा तनु पर उतार दिया। तो आस्था ने अपने आप को शांत करते हुए तनु से कहा, आई एम सॉरी यार, मैंने किसी और का गुस्सा तुझ पर उतार दिया। मुझे तुझे इस तरह नहीं बोलना चाहिए था, माफ कर दे। तनु ने चिल करते हुए कहा, कोई नहीं यार, दोस्त होते किस लिए है? अगर हमें अपने मन की भड़ास निकलनी हो तो हम दोस्तों पर ही निकालते हैं, क्योंकि हमारे दोस्त हमें अच्छे से समझते हैं, इसलिए वो नाराज नहीं होते। और हाँ, जब भी तुझे अपनी भड़ास निकालने के लिए कोई ना मिले तो आ जाना मेरे पास अपनी भड़ास निकालने के लिए, मुझे बुरा नहीं लगेगा। अच्छा, ये सब छोड़, पहले ये बता, चल रही है कैंटीन, मुझे बहुत भूख लग रही है। आस्था ने मना करते हुए कहा, नहीं यार, मुझे भूख नहीं है, तू जाकर खा ले, मैं बाद में खा लूंगी। तनु ने आस्था से कहा, ओके, मैं तो जा रही हूं, नहीं तो भूख की वजह से मेरी जान ही निकल जाएगी। अच्छा एक बात बता, तुझे इतना गुस्सा किस पर आ रहा था? आस्था ने तनु से कहा, छोड़ना यार, मुझे उस बारे में बात करके अपना मूड फिर से खराब नहीं करना। तनु ने वहां से जाते हुए कहा, चल कोई नहीं, अगर तू अभी नहीं बताना चाहती तो मत बता, तुझे जब ठीक लगे तब बता देना। ओके, अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, चूहे पेट में भांगड़ा कर रहे हैं। आस्था ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा चल ठीक है, जा, इससे पहले तेरे चूहे बाहर आ जाएं। तो तनु मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। तनु के वहां से जाते ही आस्था अपने काम में लग जाती है और इसी तरह आज उसका दिन निकल जाता है। और जब ऑफिस आवर्स खत्म हो जाते हैं तो तनु और आस्था अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। उन दोनों के घर एक ही डायरेक्शन में थे, तो वो लोग एक साथ घर जा रहे थे। आस्था घर जाते वक्त रास्ते में तनु को सब कुछ बता देती है कि कैसे उसे कल से सुबह 8 बजे अर्जुन के घर जाना था। तनु को यह सुनकर जैसे झटका सा लगता है। तनु ने हैरान होते हुए आस्था से कहा, क्या बॉस ने खुद तुझे कहा है अपने घर आने के लिए? क्योंकि जहां तक मैंने सुना है वो अपने ऑफिस के किसी भी एम्प्लॉय को अपने घर नहीं बुलाते, और तुझे उन्होंने अपने घर बुलाया है। अब तो मुझे भी डर लगने लगा है कि कहीं तू किसी मुसीबत में ना फंस जाए। तभी तनु का घर आ जाता है। वो कैब से उतरकर आस्था को अपना ध्यान रखने का बोलकर अपने घर की तरफ चली जाती है और आस्था की कैब भी वहां से निकल जाती है। आस्था अपने घर पहुंचकर सीधे अपने रूम में फ्रेश होने के लिए चली जाती है और फ्रेश होकर किचन में सबके लिए डिनर बनाने लगती है और वो सब लोग अपना डिनर करके सोने के लिए चले जाते हैं। आस्था भी जल्दी सो जाती है क्योंकि कल सुबह उसे जल्दी उठना था और वो फोन में 5:30 का अलार्म लगाकर सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग आस्था की नींद उसके अलार्म के बजने से खुलती है और वो बेड से उठकर सीधे बाथरूम में चली जाती है और फिर जल्दी से नहाकर किचन में सबके लिए ब्रेकफास्ट और लंच बनाने लगती है। और जब आस्था के पापा उसको इतनी सुबह सुबह किचन में देखते हैं तो उससे पूछते हैं। मनोज जी ने आस्था से कहा, क्या हुआ आस्था बेटा, आप इतनी सुबह सुबह किचन में क्या कर रही हैं? तो आस्था उनको जवाब देते हुए कहा, वो पापा, आज से हमें जल्दी ऑफिस जाना है, तो हम सुबह जल्दी उठकर आप लोगों के लिए नाश्ता और लंच बना दिया करेंगे। मनोज जी ने मना करते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से उठकर ऑफिस जा सकती हैं। ब्रेकफास्ट और लंच हम शिवी की मदद से बना लिया करेंगे, आपको हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आस्था ने नाराज होते हुए कहा, अरे ऐसे कैसे जरूरत नहीं है, हम आपको क्यों परेशान करें जब हम हैं इन सब काम के लिए, तो आप क्यों बनाएंगे? और रही बात शिवी की मदद लेने की, तो उसे 1 कप चाय तो बनाना आता नहीं है, तो वो आपकी मदद कैसे करेगी? आस्था अपने पापा से बात करते हुए ही खाना बना लेती है और खाना बनाने के बाद जब वो टाइम देखती है तो जल्दी से ऑफिस जाने के लिए रेडी हो जाती है और बिना नाश्ता किए ही वो घर से निकल जाती है। अर्जुन का घर आस्था के घर से 30 मिनट की दूरी पर था, तो आस्था जल्दी से अपने लिए एक टैक्सी करके अर्जुन की घर की तरफ निकल जाती है और वो अर्जुन के घर के बाहर पहुंचकर डोर बेल बजाती है तो एक सर्वेंट आकर डोर ओपन करता है। सर्वेंट आस्था को देखकर पूछता है, आपको किससे मिलना है? तो आस्था अर्जुन का नाम बताती है। एक लड़की को अपने बॉस से मिलने आता देखकर वो सर्वेंट हैरान रह जाता है, क्योंकि सनाया को छोड़कर आज से पहले कभी कोई लड़की न ही अर्जुन के साथ उसके घर आई थी।
और ना ही उससे मिलने सनाया भी कभी कभार ही आती थी। और आज आस्था को देखकर वो तो शॉक्ड होकर बस उसे ही घूरे जा रहा था। उस सर्वेंट को इस तरह से अपने आप को घूरते हुए देखकर आस्था ने उसके सामने हाथ हिलाते हुए कहा, ओ भैया, कहाँ खो गए? आस्था के ऐसा बोलने पर वो सर्वेंट थोड़ा हड़बड़ा जाता है और फिर आस्था को अंदर आने के लिए बोलता है। आस्था भी उसके पीछे पीछे अंदर आ जाती है। सर्वेंट ने सोफे की तरफ इशारा करते हुए आस्था से कहा, आप यहाँ बैठिए, मैं सर को बुलाकर लाता हूँ। और वहां से अर्जुन को बुलाने के चला जाता है। सर्वेंट के जाते ही आस्था पूरे घर को अच्छे से देखने लगती है। आस्था को अर्जुन का घर काफी पसंद आ रहा था। वहां रखी हर एक चीज यूनिक और काफी एक्सपेंसिव थी। आस्था ने अर्जुन के घर को देखते हुए कहा, वैसे मानना पड़ेगा, घर तो काफी अच्छा बनाया है। इस खड़ूस ने देखकर लगता नहीं उस सड़ू की पसंद भी इतनी अच्छी हो सकती है। उधर वो सर्वेंट ने अर्जुन के पास पहुंचकर कहा, सर, वो आपसे एक मैडम मिलने आई है। सर्वेंट के मुंह से ये सुनकर कि उससे एक लड़की मिलने आई है, तो उसे ये जानने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता कि वो आस्था है, और उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है, जिसे देखकर वो सर्वेंट सदमे में चला जाता है, क्योंकि आज तक उसने अपने बॉस को कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा था और आज वो मुस्कुरा रहा था। आज सर्वेंट को सरप्राइज पर सरप्राइज मिल रहा था। पहले एक लड़की का उसके बॉस से मिलने आना और फिर अर्जुन को ऐसे मुस्कुराते हुए देखना। अर्जुन इस वक्त जिम करके आ रहा था और उसने शॉर्ट्स के अलावा अपनी अपर बॉडी पर कुछ नहीं पहना था। उसकी पूरी बॉडी पसीने से नहाई हुई थी और उसकी चेस्ट काफी मस्कुलर लग रही थी। वो इस वक्त काफी ज्यादा हॉट और हैंडसम लग रहा था। अगर कोई लड़की उसे इस वक्त देखती तो उसे पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती। अर्जुन सीधे आकर आस्था के पीछे खड़ा हो जाता है। वहीं आस्था को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। वो तो अपनी ही धुन में घर देखने में बिजी थी कि तभी अर्जुन उसके कंधे पर पीछे से हाथ रखता है। तो आस्था पीछे पलटकर देखती है तो अर्जुन को बिना कपड़ों के देख उसकी तो सांसें ही अटक गई थीं। और आस्था जल्दी से अपनी आंखों पर हाथ रख लेती है। आस्था को ऐसा करता देखकर अर्जुन ने उससे पूछा, क्या हुआ? आस्था ने गुस्से में अर्जुन से कहा, क्या हुआ? ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आपको क्या हुआ है जो ऐसे आधे नंगे होकर पूरे घर में घूम रहे हो? आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती जो ऐसे घूम रहे हो? आस्था को अपनी आंखों पर हाथ रखे देखकर अर्जुन ने उससे पूछा, क्या हुआ? आस्था ने गुस्से में कहा, क्या हुआ? ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए जो आप इस तरह आधे नंगे होकर पूरे घर में घूम रहे हो। आपको शर्म नहीं आती जो ऐसे घूम रहे हो? अर्जुन ने एटीट्यूड में कहा, ये मेरा घर है तो मैं जैसे चाहूं वैसे घूम सकता हूं। तुम मुझे नहीं बताओगी कि मुझे कैसे घूमना है और कैसे नहीं। आस्था ने झल्लाते हुए कहा, तो आपने ये बाकी के कपड़े भी क्यों पहने हैं? उन्हें भी उतार दीजिए, क्योंकि ये आपका घर है तो आप कैसे भी घूम सकते हो, है ना? बिना कपड़ों के भी घूम सकते हो, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। अर्जुन ने कड़क आवाज में कहा, अगर तुम्हारा हो गया हो तो कुछ काम भी कर लो। जाओ, जाकर मेरे लिए ब्रेकफास्ट और लंच बनाओ। मुझे भूख लगी है। मैंने यहाँ तुम्हें तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं बुलाया, समझी? अर्जुन की बात सुनकर आस्था वहां से जाने लगती है तो अर्जुन ने उसे रोकते हुए कहा, एक मिनट रुको, पहले ये तो सुन लो कि ब्रेकफास्ट और लंच में बनाना क्या है। आस्था ने कहा, हाँ सर, बोलिए, आपको क्या चाहिए? मैं बना दूंगी। अर्जुन ने आस्था को नोट पैड देते हुए कहा, हाँ तो ये लो नोट पैड और लिखो। आस्था ने मना करते हुए कहा, सर इसमें लिखना क्या है आप बता दीजिए, मुझे याद रहेगा। अर्जुन ने कंफर्म करते हुए कहा, आर यू श्योर तुम्हें याद रहेगा? मेरे ख्याल से तुम लिख लेती तो तुम्हारे लिए बेटर होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता तुम्हें याद रहेगा। आस्था अपना मुंह बनाते हुए पेन और नोट पैड ले लेती है और कहती है, जी सर बोलिए। अर्जुन ने आस्था को बताते हुए कहा, हाँ तो लिखो, ब्रेकफास्ट में वेज सैंडविच, टोमेटो पास्ता, मसाला डोसा, मसाला स्प्राउट्स और 1 कप कॉफी। बस ब्रेकफास्ट में इतना ही बनाना है। और लंच में बनाने के लिए इससे पहले अर्जुन कुछ कहता तब तक आस्था बीच में ही बोल पड़ती है। आस्था ने अर्जुन को टोंट मारते हुए कहा, सर आप क्या भुखमरी में पैदा हुए थे? अर्जुन ने गुस्से में कहा, व्हाट डिड यू से? आस्था ने नॉर्मल टोन में कहा, नहीं सर, वो मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि आपको देखकर लगता है कि आपने जन्मों से खाना नहीं खाया है।
और उसकी पूर्ति आप आज ही करने वाले हैं। अर्जुन ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, शट अप, जाओ, जाकर ब्रेकफास्ट बनाओ, और लंच में क्या बनेगा वो तुम्हें रमेश बता देगा। ये बोलकर अर्जुन वहां से अपने रूम में चला जाता है और आस्था किसी सर्वेंट से पूछकर किचन की तरफ चली जाती है। आस्था जब किचन में पहुंचती है तो किचन को देखती ही रह जाती है, क्योंकि किचन काफी बड़ा और आलीशान था और वहां जरूरत की सारी चीजें रखी हुई थीं। किसी भी सामान की कोई कमी नहीं थी। किचन को देखने के बाद आस्था ब्रेकफास्ट बनाने में लग जाती है। आस्था ब्रेकफास्ट बना रही थी तभी उसका फोन रिंग करता है। उस पर शिवी का नाम फ्लैश हो रहा था तो वो फोन को उठाकर स्पीकर पर डाल देती है। उधर से शिवी की थोड़े गुस्से वाली आवाज आती है। शिवी ने आस्था को डांटते हुए कहा, दी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आज आप बिना नाश्ता किए ऑफिस चली गई, और इतनी जल्दी क्यों चली गई? आपके ऑफिस आवर्स तो 10 बजे से स्टार्ट होते हैं, तो आप इतनी सुबह क्यों गए हो? क्या आपके उस खड़ूस बॉस ने फिर से कुछ किया है? आस्था ने शिवी को शांत कराते हुए कहा, शांत हो जा छोटी, तू इतना क्यों गुस्सा कर रही है? ऑफिस में ज्यादा काम था तो मैं जल्दी आ गई, और रही बात नाश्ते की तो वो मैं कर लूंगी, तू टेंशन मत ले। और हाँ, बॉस ने कुछ नहीं किया, तू टेंशन मत ले। चल ठीक है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, मुझे अभी बहुत काम है। शिवी ने शक करते हुए कहा, दी, एक बात बताऊं, कहीं आपके बॉस ने जानबूझकर तो आपको इतनी सुबह सुबह नहीं बुलाया ना? अगर उसने ऐसा किया है तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। आस्था ने झूठ बोलते हुए कहा, नहीं छोटी, ऐसी कोई बात नहीं है, तू टेंशन मत ले, मैं ठीक हूं। और रही बात उस खड़ूस की, तो उसे मुझे अच्छे से हैंडल करना आता है, तू उसकी टेंशन मत ले, मैं सब संभाल लूंगी। आस्था शिवी से बात कर रही थी तो वहीं कोई काफी देर से खड़ा होकर उन दोनों की बातें सुन रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि अर्जुन ही था। अर्जुन जब रूम में पहुंचा था तभी अचानक से उसे कुछ याद आ गया और वो आस्था से बात करने के लिए किचन की तरफ चला गया था। और जब वो किचन में पहुंचा तब आस्था शिवी से बात कर रही थी और उसने उन दोनों की बातें सुन ली थी। आस्था जब शिवी से बात करने के बाद पीछे मुड़ती है तो सामने अर्जुन को देखकर हड़बड़ा जाती है। अर्जुन आस्था को देखकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है और आस्था अर्जुन को अपनी तरफ आता देख पीछे जाने लगती है। अर्जुन ने अभी भी शॉर्ट्स के अलावा कुछ नहीं पहना था। उसको इस तरह से अपनी तरफ आता देख आस्था को घबराहट होने लगती है। आस्था के माथे पर हल्का पसीना भी आ जाता है। अर्जुन लगातार आस्था की तरफ बढ़ता ही जा रहा था और आस्था पीछे जा रही थी। जब आस्था पीछे जाकर दीवार से टकरा गई तो उसके पास वहां रुकने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा था और अर्जुन उसके बिल्कुल करीब आ जाता है। अर्जुन को अपने इतने करीब देखकर आस्था की दिल की धड़कन बढ़ जाती है और वो दूसरी तरफ से जाने लगती है तो अर्जुन दीवार पर दोनों तरफ से अपना हाथ रख देता है, जिससे आस्था उसकी बाहों के घेरे में आ जाती है। आस्था को अर्जुन की सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थीं, तो वहीं अर्जुन एकटक आस्था को निहारे जा रहा था कि तभी उसकी नजर आस्था के फेस पर लगे आटे पर जाती है। तो अर्जुन अपना एक हाथ उसकी तरफ बढ़ा देता है। अर्जुन के ऐसा करने पर आस्था घबरा जाती है और जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो अर्जुन के फेस पर स्माइल आ जाती है और वो एक हाथ से आस्था के फेस पर लगे आटे को साफ करने लगता है। अर्जुन धीरे धीरे आस्था के फेस पर हाथ फेर रहा था और फिर वो अपने अंगूठे से आस्था के होठों को सहलाने लगता है। अर्जुन को आस्था के होठ किसी गुलाब की पंखुड़ी से कम नहीं लग रहे थे। अर्जुन का मन आस्था के होठों को चूमने का कर रहा था। वहीं अर्जुन के टच से आस्था के रोंगटे खड़े हो रहे थे और उसकी दिल की धड़कनें किसी बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ रही थीं। आस्था का ऐसा रिएक्शन देखकर अर्जुन के फेस की स्माइल और बड़ी हो जाती है और वो आस्था के कान के पास जाकर कहता है। अर्जुन ने आस्था के कान के पास जाकर धीरे से कहा, क्या बोल रही थी तुम मुझे? खड़ूस? हाँ, और तुम्हें इस खड़ूस को अच्छे से हैंडल करना आता है। अर्जुन को अपने इतने करीब देखकर आस्था के मुंह से तो शब्द ही नहीं निकल रहे थे और आस्था की ऐसी हालत देखकर अर्जुन को तो बहुत मजा आ रहा था। अर्जुन को आस्था को परेशान करने में बहुत मजा आता था। तभी अर्जुन एकदम से आस्था से दूर हो जाता है तो आस्था भी अपनी आंखें खोल लेती है। अब तो आस्था को अर्जुन की तरफ देखने में भी अजीब लग रहा था और वो हड़बड़ाकर अपना काम करने लगती है। लेकिन आस्था अपनी हड़बड़ाहट के कारण सारे काम उल्टे सीधे कर रही थी। ये देखकर अर्जुन ने आस्था से कहा, ये कैसे काम कर रही हो तुम?
क्या तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? आस्था ने हड़बड़ाते हुए कहा। नहीं सर, वो हम के पास कोई जवाब नहीं था कि वो क्या बोले, कि वो सारे काम उल्टे सीधे क्यों कर रही है। अर्जुन ने थोड़ी तेज आवाज में कहा, क्या तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? आस्था ने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं नहीं सर, हमें खाना बनाना आता है। अर्जुन ने आस्था से कहा, गुड, तुम्हारे पास 1 घंटा है खाना बनाने के लिए, और हाँ, तुम खाने में पीनट्स यूज मत करना, मुझे पीनट्स से एलर्जी है। आस्था ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ओके सर, मैं याद रहूंगी, ये बोलकर अपना काम करने में लग जाती है और अर्जुन वहां से अपने रूम में चला जाता है। अर्जुन के जाने के बाद आस्था ने एक गहरी सांस लेते हुए अपने आप से कहा, क्या हो गया था तुझे आस्था, जो ऐसे बिहेव कर रही थी? वो तुझे परेशान करने के लिए ये सब कर रहे थे और तू पता नहीं कैसे रिएक्ट कर रही थी। तुझे क्या हो गया था? वो तेरी इसी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। लगभग 1 घंटे बाद अर्जुन तैयार होकर नीचे आ जाता है। तब तक आस्था भी डिनिंग टेबल पर खाना लगा देती है। अर्जुन नीचे आकर सीधे डिनिंग टेबल पास चला जाता है। अर्जुन ने खाने को देखकर आस्था से कहा, गुड जॉब मिस आस्था, तुमने तो 1 घंटे में सारा खाना बना भी लिया, लेकिन खाना बनाते बनाते आस्था की हालत जरूर खराब हो गई थी। अर्जुन ने चेयर पर बैठते हुए कहा, देखते हैं खाना देखने में ही अच्छा है या टेस्ट में भी अच्छा है। अर्जुन खाने के लिए बैठ जाता है तो आस्था उसे खाना सर्व कर देती है और वो खाना खाने लगता है। जैसे ही वो खाना टेस्ट करता है तो खाना उसे टेस्टी लगता है और इतने टेस्टी खाने को देखकर उसकी भूख 2 गुनी बढ़ जाती है। तभी अर्जुन का ध्यान आस्था की तरफ जाता है, जो बस उसे ही घूरे जा रही थी। आस्था को अपनी तरफ इस तरह घूरता देखकर अर्जुन ने अपने मन में सोचते हुए खुद से कहा, इसे क्या हुआ है जो ये मुझे इस तरह से घूर रही है? तभी अर्जुन को शिवी की बात याद आती है, जो सुबह नाश्ता ना करके आने पर आस्था पर नाराज हो रही थी। अर्जुन आस्था से थोड़ी कड़क आवाज में कहा, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो जैसे कच्चा चबा जाओगी? अगर तुम्हें भूख लगी है तो खाना खाओ, मुझे नहीं। ये सुनकर आस्था की आंखें छोटी हो जाती हैं। आस्था ने अर्जुन को ताना मारते हुए कहा, नहीं सर, आप ही खाइए। अगर मैं खाऊंगी तो आपके लिए खाना कम पड़ जाएगा ना। और रही बात आपको खाने की, तो सर मैं नॉनवेज नहीं खाती, मैं एक वेजिटेरियन हूं। अर्जुन ने आस्था को घूरते हुए कहा, तो तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही थी जैसे कच्चा चबा जाओगी? और रही बात तुम्हारे खाने की, तो तुम क्या इतना ज्यादा खाती हो जो मेरे लिए खाना कम पड़ जाएगा? आस्था ने अर्जुन को ताना मारते हुए कहा, नहीं सर, मैं इतना भी ज्यादा नहीं खाती। मुझे लगा कि जिस तरह से आपने खाने का ऑर्डर दिया था तो शायद आपके लिए खाना कम पड़ जाए। अर्जुन ने थोड़ी कड़क आवाज में कहा, तुम्हें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप बैठो और खाना खाओ। अर्जुन की बात मानकर आस्था भी नाश्ता करने बैठ जाती है और वो दोनों साथ बैठकर नाश्ता करने लगते हैं। उसी वक्त रुद्र अर्जुन से मिलने के लिए आता है और जब वो अर्जुन और आस्था को साथ में बैठकर नाश्ता करते देखता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। तो रुद्र अपनी आंखें मलते हुए उन्हें देखता है। जब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि वो सपना नहीं देख रहा, तो रुद्र ने अर्जुन के पास जाकर एकदम से कहा, भाई आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? एकदम से रुद्र के चिल्लाने की आवाज आने पर अर्जुन ने रुद्र की तरफ गुस्से में देखकर कहा, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? रुद्र, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? रुद्र ने थोड़ी तेज आवाज में कहा, भाई आपने इतनी बड़ी बात हम सबसे छुपाई और आप बोल रहे हो कि मैं चिल्ला क्यों रहा हूं? अर्जुन ने रुद्र को घूरते हुए कहा, मैंने कौन सी बात छुपाई है? रुद्र ने नाराज होते हुए कहा, यही कि आपने शादी कर ली और हमें बताया भी नहीं। आस्था जो पानी पी रही थी, रुद्र के मुंह से यह सुनकर तो आस्था के मुंह से पानी बाहर ही आ जाता है और वो खांसने लगती है। फिर आस्था अपने आप को नॉर्मल करते हुए सॉरी बोलती है। रुद्र की बात सुनकर अर्जुन को गुस्सा आ जाता है। अर्जुन ने गुस्से में अपने दांत पिसते हुए कहा, व्हाट आर यू सेइंग रुद्र? क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या सुबह सुबह नशा करके आए हो जो ऐसी बहकी बातें कर रहे हो? रुद्र ने खुशवैन होते हुए कहा, भाई मैं कोई नशा करके नहीं आया, मैं तो सच बोल रहा हूं कि आपने आस्था से शादी कर ली। और हाँ, सच बताऊं तो मैं बहुत खुश हूं आपके लिए कि फाइनली आपने शादी कर ली। रुद्र की बातें सुनकर आस्था की तो आंखें बाहर ही आ गई थीं और आस्था ने जल्दी से मना करते हुए कहा, नहीं नहीं रुद्र,
ये तुम क्या बोल रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। अर्जुन ने भी आस्था की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, रुद्र, ऐसा कुछ नहीं, हमारी शादी नहीं हुई है। रुद्र ने अर्जुन से सवाल करते हुए कहा, भाई अगर ऐसा कुछ नहीं है तो एक बात बताइए, ये इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही है और आपके साथ ब्रेकफास्ट क्यों कर रही है? इन्हें देखकर तो यही लग रहा है कि ये यहीं रहती है और बिना शादी के तो कोई लड़की आपके साथ नहीं रहेगी। अर्जुन ने गुस्से में कहा, व्हाट? रुद्र, तुम्हें अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, समझे? और रही बात आस्था की, तो वो यहाँ अपना काम कर रही है, तो तुम अपना ये यूजलेस दिमाग लगाना बंद कर दो। रुद्र की बात सुनकर आस्था ने मन में सोचते हुए कहा, ओह माय गॉड, मुझे लगता है मिस्टर राठौर की सारी फैमिली पागल है जो अपने मन से कुछ भी सोच लेती है। रुद्र ने नाराज होते हुए कहा, भाई आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि मेरा दिमाग यूजलेस है? अर्जुन ने रुद्र को ताना मारते हुए कहा, क्योंकि तुम अपना दिमाग फालतू बातों में ज्यादा लगाते हो, इसलिए अगर तुम अपना दिमाग काम में लगाओगे तो ये यूजलेस नहीं रहेगा। तभी आस्था ने अपनी घड़ी में टाइम देखकर अर्जुन से कहा, सर वो ऑफिस का टाइम हो रहा है, मैं निकलती हूँ। अर्जुन ने आस्था को रोकते हुए कहा, 1 मिनट, तुम इस हालत में ऑफिस जाओगी? जाओ, पहले जाकर अपनी हालत ठीक करो, फिर हम साथ में चलेंगे। आस्था ने मना करते हुए कहा, सर इट्स ओके, मैं खुद चली जाऊंगी। अर्जुन ने ऑर्डर देते हुए कहा, मैंने तुमसे पूछा नहीं है, इट्स माई ऑर्डर, तो जाओ, जाके अपनी हालत ठीक करो, तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है। अर्जुन की बात सुनकर आस्था अपने आप में बड़बड़ाते हुए जा रही थी। आस्था ने अपने मन में बड़बड़ाते हुए कहा, ऑर्डर तो ऐसे देता है जैसे कहीं का राजा हो। आस्था के जाने के बाद अर्जुन ने रुद्र से पूछा, अच्छा तू ये बता, तू यहां क्यों आया था? रुद्र ने चेयर पर बैठते हुए कहा, भाई मैं तो आपसे मिलने आया था, मुझे क्या पता था भाभी यहीं मिल जाएंगी। अर्जुन ने चौंकते हुए कहा, व्हाट? क्या कहा तूने? भाभी? रुद्र ने बात को संभालते हुए कहा, अरे भाई, आई मीन आस्था जी। रुद्र और अर्जुन बात कर ही रहे थे कि तभी वहां आस्था आ जाती है और अर्जुन से कहती है, सर चलें, हमें लेट हो रहा है, और वो लोग वहां से निकल जाते हैं। उनके वहां से जाते ही रुद्र ने अपने मन में सोचते हुए कहा, वाह भाई, आप तो काफी फास्ट हो। दादी की बात मानने के लिए आपने काम स्टार्ट भी कर दिया। जहां तक मुझे पता है, आज तक आपके ऑफिस का कोई भी एम्प्लॉय घर नहीं आया, और आज आस्था जी को आपने घर लाके ये प्रूफ कर दिया है कि वो मेरी होने वाली भाभी है। तो आज से मैं उन्हें भाभी ही बुलाऊंगा, लेकिन उनके सामने नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इधर आस्था अर्जुन के साथ बाहर आ जाती है, तो अर्जुन जाकर अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। क्योंकि आज उसका ड्राइवर नहीं था, तो वो खुद गाड़ी चलाकर ऑफिस जा रहा था। अर्जुन के ड्राइविंग सीट पर बैठने के बाद आस्था गाड़ी का बैक डोर खोलकर बैठने लगती है। आस्था को ऐसा करते देख अर्जुन चिढ़ जाता है। अर्जुन ने चिढ़ते हुए अपने मन में कहा, क्या इस लड़की को मैं इसका ड्राइवर लगता हूं जो ये पीछे बैठ रही है? तो अर्जुन ने आस्था से कड़क आवाज में कहा, मिस आस्था, क्या मैं तुम्हें तुम्हारा ड्राइवर नजर आता हूं जो पीछे बैठ रही हो? चुपचाप आकर यहां बैठो। तो आस्था जल्दी से आकर अर्जुन के बगल में बैठ जाती है और कहती है, सॉरी सर, वो हमें लगा कि। अर्जुन ने टोंट मारते हुए कहा, क्या लगा तुम्हें कि मैं तुम्हारा ड्राइवर हूं? आस्था ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं सर, हमने ऐसा कब कहा? हमें लगा कि अगर हम आपके साथ बैठेंगे तो शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम पीछे बैठ रहे थे। अर्जुन ने आस्था को ताना मारते हुए कहा, हाँ, इसलिए तुम मुझे ड्राइवर बनाने पर उतर आई और तुमने सोचा कि मुझे ड्राइवर बनना ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना? आस्था नैना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं सर, हमारी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी, आप गलत समझ रहे हो। अर्जुन ने अपना सीट बेल्ट लगाते हुए कहा, ऑलराइट, अब ये अपना सीट बेल्ट लगाओ। तो आस्था अपना सीट बेल्ट लगाने लगती है, मगर उससे अपना सीट बेल्ट लग ही नहीं रहा था। तो अर्जुन उसकी तरफ झुककर उसका सीट बेल्ट लगाने लगता है, तो आस्था एकदम से उसकी तरफ मुड़ जाती है और उन दोनों के लिप्स आपस में टच हो जाते हैं, जिससे आस्था की आंखें बड़ी हो जाती हैं और दोनों के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। वो लोग एक दूसरे के दिल की धड़कन अच्छे से सुन सकते थे। अर्जुन जल्दी से आस्था से दूर हो जाता है और गाड़ी स्टार्ट वहां से निकल जाता है। तो वहीं आस्था का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है
और वो खिड़की के बाहर देखने लगती है। उन दोनों के बीच एक ऑकवर्ड सिचुएशन बन गई थी। तभी अर्जुन उस ऑकवर्डनेस को तोड़ते हुए एफएम चालू कर देता है। तो एफएम पर एक रोमांटिक सॉन्ग बज रहा था। भीगे होंठ तेरे, प्यासा दिल मेरा, लगे अब्र सा, मुझे तन तेरा। इस गाने को सुनकर तो आस्था को और भी ज्यादा शर्म आ रही थी। तो अर्जुन जल्दी से चैनल चेंज कर देता है और उस पर भी एक रोमांटिक सॉन्ग चल रहा था। आ लब्बों को लबों पे सजाओ, क्या हो तुम, अब मुझे बताओ। ये गाने सुनकर अर्जुन को अब गुस्सा आ रहा था, तो वहीं आस्था का फेस शर्म की वजह से लाल होता जा रहा था। ऐसे गाने सुनकर अर्जुन को अब गुस्सा आने लगा था, तो वहीं आस्था का फेस शर्म की वजह से लाल होता जा रहा था। अर्जुन गुस्से में म्यूजिक बंद करने लगता है, लेकिन वो बंद ही नहीं हो रहा था। तो वो गुस्से में म्यूजिक सिस्टम को निकालकर पीछे की सीट पर फेंक देता है और चुपचाप गाड़ी चलाने लगता है। उन दोनों की ही इस वक्त बहुत अजीब लग रहा था। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते ही नहीं हैं और कुछ देर में वो दोनों ऑफिस पहुंच जाते हैं। जैसे ही गाड़ी ऑफिस के सामने रुकती है, तो आस्था बिना अर्जुन की तरफ देखे जल्दी से गाड़ी से उतरकर अंदर भाग जाती है। अर्जुन आस्था को ऐसा करते देखकर थोड़ा हैरान था। अर्जुन ने अपने सोचते हुए खुद से कहा, इसे क्या हुआ जो इस तरह से अंदर भाग के गई है? देखकर लगता है जैसे कोई भूत इसके पीछे पड़ गया हो। अर्जुन भी अपना सिर झटककर गाड़ी से उतरकर वो भी अंदर चला जाता है। आस्था अंदर पहुंचकर सीधा वॉशरूम में चली जाती है। वहां पहुंचकर वो सबसे पहले वो ठंडे पानी से अपना मुंह धोती है, क्योंकि शर्म की वजह से उसका फेस किसी कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गया था। आस्था ने मुंह धोने के बाद खुद को मिरर में देखते हुए कहा, क्या हो जाता है तुझे आस्था? जब भी वो तेरे करीब आते हैं तो क्यों तू खुद से कंट्रोल खो देती है और उनकी तरफ खींची चली जाती है? तुझे खुद को कंट्रोल करना ही होगा, वरना कुछ गलत हो सकता है। तेरी उनसे दूर रहने में ही भलाई है। और फिर आस्था अपने आप को नॉर्मल करने लगती है। जब कुछ देर में उसका फेस नॉर्मल हो जाता है, तो वो वॉशरूम से बाहर आ जाती है और अपनी कैबिन की तरफ चली जाती है और कैबिन में पहुंचकर अपने काम में लग जाती है। इधर अर्जुन अपने कैबिन में बैठकर आज जो हुआ उसके बारे में सोच रहा था कि तभी उसकी नजर आस्था पर जाती है, जो अपने कैबिन में बैठकर काम करने में बिजी थी। अर्जुन ने अपने मन में सोचते हुए खुद से कहा, पता नहीं क्यों जब भी आस्था मेरे आस पास होती है तो मैं उसकी तरफ खींचा चला जाता हूँ। ऐसा क्या है इस लड़की में कि जब भी ये मेरे करीब होती है मुझे कुछ अजीब सा एहसास होता है, ऐसा एहसास जो आज तक कभी महसूस नहीं हुआ, और इसके करीब होने से मुझे वो सुकून मिलता है जिसकी तलाश में मैं कब से भटक रहा हूँ। कभी कभी तो मुझे लगता है ये लड़की मुझे पागल करके छोड़ेगी। तभी अर्जुन के कैबिन का डोर नॉक होता है। अर्जुन ने आस्था से ध्यान हटाते हुए कहा, कम इन। तो अमन अंदर आ जाता है। अमन को देखकर अर्जुन ने कहा, क्या हुआ अमन, तुम इस वक्त यहाँ कुछ काम था? अमन ने अर्जुन से कहा, हाँ, वो अनु इंडिया वापस आ रही है और वो चाहती है कि तू उसे एयरपोर्ट लेने जाए और अपने साथ अपने घर लेकर आए, क्योंकि वो कुछ दिनों तक तेरे साथ रहना चाहती है। तभी अर्जुन की नजर आस्था पर जाती है तो वो अमन से कहता है। अर्जुन ने अमन से मना करते हुए कहा, उसे फोन करके मना कर देना, अभी वो मेरे साथ नहीं रह सकती क्योंकि अभी मैं बिजी हूँ। फिलहाल उसे बोलो कि वो दादी के साथ जाकर रहे, जब मैं फ्री हो जाऊंगा तब उसे अपने पास बुला लूंगा। अमन ने अर्जुन से कहा, ये बात तो तू खुद उसे फोन करके बता सकता है ना, तो तू मुझे क्यों बोल रहा है? तू खुद फोन करके बता दे उसे। अर्जुन ने अमन को समझाते हुए कहा, तुझे अच्छे से पता है कि अगर मैंने उसे फोन पर यह सब बोला तो फोन पर ही उसका इमोशनल ड्रामा शुरू हो जाएगा और मैं उसे मना नहीं कर पाऊंगा। अमन ने हंसते हुए कहा, चल कोई तो है जिसके सामने तेरी नहीं चलती, नहीं तो मुझे लगा था कि कोई तुझसे अपनी बात मनवा ही नहीं सकता। अर्जुन ने अमन से थोड़े गुस्से में कहा, तू यहाँ से चुपचाप जाएगा या मैं खुद तुझे उठाकर बाहर फेंकूं? अमन ने अर्जुन से कहा, क्या हुआ, तू इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? मैं कुछ गलत थोड़े ही बोल रहा हूँ। अगर कोई तुझे अनु के साथ देखेगा तो किसी को यकीन ही नहीं होगा कि तू भी किसी के साथ प्यार से बात कर सकता है। तू अनु के अलावा किसी से अच्छे से बात ही नहीं करता, सबके साथ ऐसे बात करता है जैसे सब तेरे दुश्मन हैं। वैसे तुझसे इस बारे में बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। अच्छा चल ठीक है, मैं जाता हूँ, नहीं तो पता चला कि तेरा गुस्सा मेरे सर पर ही फूट गया। और अमन वहां से चला जाता है।
तभी आस्था अर्जुन के कैबिन में कुछ फाइल लेके जा रही थी, तो वो अमन से टकरा जाती है और उसके हाथ से सारी फाइल नीचे गिर जाती है और वो अमन को बिना देखे ही फाइल उठाते हुए बड़बड़ाए जा रही थी। आस्था ने खुद में बड़बड़ाते हुए कहा, लगता है आज का दिन ही खराब है। पहले सुबह सुबह उस खड़ूस की शक्ल देखनी पड़ी, फिर ऑफिस भी उसके साथ आना पड़ा, और अब ये सब, और पता नहीं आगे क्या क्या होने वाला है। अमन आस्था की बात ध्यान से सुन रहा था, तो वो आस्था से पूछ लेता है कि कौन खड़ूस। आस्था इस बात पर ध्यान नहीं देती कि उसके सामने कौन खड़ा है। आस्था ने अपनी फाइल उठाते हुए ही कहा, वही खड़ूस, अकड़ू, बदतमीज, राक्षस अर्जुन सिंह राठौर। आस्था को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से में ये सब बोले जा रही थी। उसने अपने गुस्से के आगे ये भी नहीं देखा कि उसके सामने कौन खड़ा है, और जब वो फाइल उठकर सामने खड़े अमन को देखती है, सकपका जाती है और अपने मन में सोचते हुए खुद से कहती है, क्या ये सब मैंने इन्हें बोल दिया? ओह माय गॉड, मर गई। ये तो जाकर सर को सब बता देंगे कि मैंने उनकी तारीफों के कितने पुल बांधे हैं। तू भी ना आस्था बिना सदेखे कुछ भी बोलती है, कम से कम सामने देख तो लिया कर कि कौन खड़ा है। वहीं अमन आस्था के मुंह से अर्जुन के लिए ऐसे नाम सुनकर मन ही मन हंस रहा था, लेकिन उसने अपने फेस के एक्सप्रेशन नहीं बदले। वो थोड़ी सख्त आवाज में आस्था से पूछता है, क्या कहा तुमने, किस किस नाम से बुलाया अर्जुन को? तो आस्था ने थोड़ा हकलाते हुए कहा, सर वो मैं। अमन ने फिर से कड़क आवाज में कहा, वो मैं क्या? मैंने पूछा क्या कहकर बुलाया था तुमने उसे? आस्था मासूम सा फेस बनाकर कहती है, सर वो खड़ूस, अकड़ू, बदतमीज और राक्षस। आस्था को इस तरह मुंह बनाकर बोलता देख अमन की हंसी छुट जाती है। अमन ने हंसते हुए कहा, डोंट वरी, मैं उसे कुछ नहीं बोलूंगा। तो आस्था ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, धन्यवाद साहब। अमन ने क्यूरियस होते हुए कहा, वैसे एक बात बताऊं, तुमने उसे ऐसे नाम क्यों दे रखे हैं? इतने यूनिक नाम आज तक किसी ने उसे नहीं दिए होंगे। अमन के ऐसा पूछने पर आस्था कुछ सोचने लगती है। अमन ने आस्था को ऐसे सोचते देखकर कहा, डोंट वरी, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा, तुम मुझे बता सकती हो। आस्था ने अमन से कहा, अरे सर, उन पर ये नाम सूट करते हैं, वो हैं ही ऐसे, तो उन्हें इन्हीं नामों से बुलाऊंगी ना। जब देखो तब सड़ा सा मुंह बनाकर रखते हैं और हमेशा अकड़ कर बात करते हैं और किसी राक्षस की तरह बिहेव करते हैं। जैसे राक्षसों का दिल बहुत बुरा होता है, वैसा ही इनका दिल भी बहुत बुरा है। अमन ने आस्था को समझाते हुए कहा, वो ऐसा नहीं है जैसा दिखता है। आस्था ने अमन से कहा, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे आप उन्हें बचपन से जानते हो। अमन ने आस्था को समझाते हुए कहा, हाँ, मैं उसे बचपन से जानता हूं, क्योंकि वो मेरा बचपन का दोस्त है, इसीलिए कह रहा हूं वो ऐसा नहीं है। वो दिल का बहुत अच्छा है, बस कभी कभी गुस्सा ज्यादा आ जाता है। आस्था ने अमन से कहा, वो कोई दिल के अच्छे नहीं है। अगर वो दिल के अच्छे होते तो मेरे साथ ऐसा नहीं करते, और उन्हें कभी 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 नहीं, हमेशा ही गुस्सा आता है, वो भी ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा। अमन ने आस्था से पूछा, ऐसा क्या कर दिया उसने? आस्था ने अमन से कहा, अरे सर, ये पूछिए क्या क्या नहीं किया, एक बात बताइए, ऑफिस का टाइम कितने बजे से है? अमन ने कहा, 10 बजे से। आस्था ने कहा, राइट, लेकिन मेरे लिए नहीं है। अमन ने कहा, क्यों? आस्था ने अमन से कहा, क्योंकि आपके दिल के अच्छे दोस्त ने मेरा टाइम सुबह 8 बजे से कर दिया है। अमन ने हैरान होते हुए कहा, क्या? लेकिन तुम इतनी सुबह सुबह यहां आकर करती क्या हो? आस्था ने अमन को सब बताते हुए कहा, अरे सर, इसमें भी ट्विस्ट है। मैं सुबह 8 बजे यहां नहीं आती, बल्कि सुबह सुबह उनके घर जाती हूँ। अमन ने शॉक्ड होते हुए कहा, क्या तुम सुबह सुबह अर्जुन के घर जाती हो और वहां जाकर क्या करती हो? आस्था ने मुंह बनाते हुए कहा, ब्रेकफास्ट और लंच बनाती हूँ। आस्था की बात सुनकर अमन ने हैरानी के साथ पूछा, क्या तुम सुबह सुबह अर्जुन के घर जाती हो? आस्था ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ। अमन ने आस्था से पूछा, तुम इतनी सुबह वहां जाकर करती क्या हो? आस्था ने अमन से कहा, ब्रेकफास्ट और लंच बनाने के लिए। आस्था की बात सुनकर तो जैसे अमन को बहुत बड़ा शौक लगा हो। अमन ने अपने मन में सोचते हुए खुद से कहा, ओह, तो अब समझा जनाब कहाँ बिजी है, और वो अनु को अपने घर रुकने के लिए क्यों मना कर रहा था? आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है? आज से पहले ऑफिस का कोई भी एम्प्लॉय घर नहीं गया,
क्योंकि ये बात जनाब को पसंद नहीं थी। लेकिन अब आस्था को ये खुद घर लेकर गए हैं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और रही बात अनु की, तो अनु को मैं संभाल लूंगा, और तू जो कर रहा है उसकी एक्सप्लेनेशंस मैं तुझसे लेकर रहूंगा। अमन को ऐसे खोए हुए देखकर आस्था ने अमन के सामने हाथ हिलाते हुए कहा, क्या हुआ सर, आप क्या सोच रहे हो? अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यही सोच रहा था कि कल तो तुम्हारा दिन अच्छा जाने वाला है। आस्था ने अमन से पूछा, क्यों सर, कल ऐसा क्या है? अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे तुम्हें नहीं पता, कल संडे है और संडे की छुट्टी रहती है, तो कल तुम्हें ऑफिस नहीं आना पड़ेगा और ना ही अर्जुन के घर जाना पड़ेगा। तो हुआ ना कल का दिन अच्छा? आस्था ने एक्साइटेड होते हुए कहा, अरे हाँ सर, मैं तो भूल ही गई थी कि कल संडे है और संडे की छुट्टी रहती है, तो कल मेरी भी छुट्टी होगी और मुझे उस सड़ू की सड़ी हुई शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। अमन हंसते हुए कहा, अच्छा अब पता चल गया तो जाओ जाकर सर को ये फाइल दे दो। अगर उन्हें पता चला कि तुम यहाँ खड़े होकर टाइम पास कर रही हो तो उनका गुस्सा झेलना पड़ेगा। और हाँ, तुम मुझे सर नहीं अमन कहकर बुला सकती हो। आस्था ने भी मुस्कुराते हुए कहा, ओके अमन सर। अमन, ये बात तो सही है, अगर उस जल्लाद को पता चल गया तो वो मुझे जिंदा ही दफना देगा, इसलिए मैं चलती हूँ, फिर मिलते हैं। ये बोलकर आस्था वहां से अर्जुन की कैबिन की तरफ चली जाती है। आस्था के जाते ही अमन के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और अमन ने अपने मन में सोचते हुए खुद से कहा, काश जो मैं सोच रहा हूँ अर्जुन, अगर वैसा हुआ ना तो मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। वैसे भी आस्था से बेहतर तेरे लिए कोई हो ही नहीं सकती, वो बहुत अच्छी लड़की है। बस तू भी अपने ईगो को छोड़कर ये मान ले कि आस्था से बेहतर तेरे लिए कोई हो ही नहीं सकता। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुझे भी जल्दी रियलाइज हो जाए। और फिर अमन मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। जब आस्था अर्जुन के कैबिन में जा रही थी तो वो ये सोचकर खुश हो रही थी कि कल उसे ऑफिस नहीं आना पड़ेगा, लेकिन उसे कहाँ पता था कि उसकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकने वाली। आस्था ने अर्जुन के सामने खड़े होकर बहुत ही पोलाइटली कहा, सर ये कुछ फाइल पर आपके साइन चाहिए थे। अर्जुन ने किसी दूसरी फाइल में देखते हुए कहा, रख दो, मैं देखकर साइन कर दूंगा। आस्था ने पोलाइटली कहा, ओके सर। अच्छा सर, और कोई काम हो तो बता दीजिए। आस्था के इस तरह पूछने पर अर्जुन आस्था की तरफ देखता है तो आस्था अर्जुन को देखकर स्माइल कर देती है। अर्जुन आस्था के इस तरह के बिहेवियर को देखकर थोड़ा कंफ्यूज था और अर्जुन ने अपने मन में सोचते हुए खुद से कहा, इसे क्या हुआ जो ऐसे बिहेव कर रही है? कहीं इसके सिर पर चोट तो नहीं लग गई जो इतने अच्छे से बात कर रही है? नहीं तो ये हमेशा मुझसे ऐसे बात करती है जैसे मैं इसका सबसे बड़ा दुश्मन हूं। और फिर अर्जुन ने आस्था को देखते हुए कहा, अभी तो कोई काम नहीं है, पर जब होगा तब मैं बता दूंगा, फिलहाल तुम जा सकती हो। तो आस्था वहां से चली जाती है। आस्था के जाते ही अर्जुन फिर से अपने काम में लग जाता है। आस्था भी अपने कैबिन में जाकर अपने काम में लग जाती है। ऐसे ही ऑफिस का टाइम भी खत्म हो जाता है। जब आस्था अपनी घड़ी देखती है तो ऑफिस टाइम ओवर हो चुका था और वो खुश होते हुए अपने कैबिन से निकल जाती है। कैबिन से निकलने के बाद आस्था तनु के पास जाती है। तनु के पास पहुंचकर आस्था खुश होते हुए तनु को गले लगा लेती है। आस्था को ऐसे खुश होकर खुद को गले लगाता देख तनु ने आस्था से कहा, क्या हुआ, आज इतना खुश क्यों है? आस्था ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं इसलिए खुश हूं कि कल संडे है। तनु ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ तो इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है? संडे तो हर हफ्ते आता है, तो तू इतना खुश क्यों हो रही है? आस्था ने तनु को समझाते हुए कहा, मुझे भी पता है कि संडे हर हफ्ते आता है, लेकिन कल का संडे मेरे लिए खास है क्योंकि कल मुझे ऑफिस नहीं आना पड़ेगा और उस खड़ूस की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। आस्था ने काफी एक्साइटेड होते हुए तनु को फिर से गले लगाते हुए कहा, मैं बहुत खुश हूं, कल मुझे उस खड़ूस की शक्ल नहीं देखना पड़ेगा। तभी पीछे से कोई पूछता है कि किसकी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी, तो आस्था ने उसी तरह खुश होते हुए कहा, अरे वही खड़ूस सिंह राठौर की, और किसकी? ये सब बोलते वक्त आस्था ने पीछे नहीं देखा था कि ये सवाल किसने पूछा है, क्योंकि तनु को गले लगाने के कारण आस्था की पीठ उस तरफ थी जिससे वो उस इंसान को नहीं देख पाई थी। लेकिन उस इंसान को देखकर तो तनु के होश ही उड़ गए थे। उस इंसान को देखकर तनु की शक्ल रोने जैसी हो गई थी, तो तनु जल्दी से आस्था को खुद से दूर करती है और आस्था ने तनु से दूर होकर उसकी शक्ल देखकर कहा,
क्या हुआ, तेरी शक्ल पर ऐसे 12 बजे हुए हैं? तू ठीक तो है ना? तेरी तबीयत तो ठीक है? आस्था की बात सुनकर तनु अपनी आंखों से उस तरफ इशारा करती है जिस तरफ से आवाज आई थी, और जब आस्था उस तरफ देखती है तो उसके भी फेस पर 12 बज जाते हैं, क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि अर्जुन खड़ा था, और वो भी काफी ज्यादा गुस्से में, जिसे देखकर आस्था ने रोनी सी सूरत बनाकर अपने मन में सोचते हुए खुद से कहा, मर गए लगता है। इस खड़ूस ने सब कुछ सुन लिया। अब पता नहीं ये जल्लाद मेरे साथ क्या करेगा। मैं भी बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती हूँ। अब मुझे इस राक्षस का गुस्सा झेलना पड़ेगा। अर्जुन गुस्से में आस्था को घूरे जा रहा था, तो वहीं अर्जुन के पीछे खड़ा अमन मन ही मन हंस रहा था। अर्जुन ने गुस्से से घूरते हुए आस्था से कहा, मिस आस्था, कल आप टाइम से अपनी ड्यूटी के लिए पहुंच जाइएगा। अगर आप कल टाइम पर नहीं आई तो मुझे आपकी पनिशमेंट बढ़ानी पड़ेगी। आस्था ने मुंह लटकाते हुए कहा, लेकिन सर, कल तो संडे है और संडे को तो ऑफिस की छुट्टी रहती है, तो कल तो मेरी भी छुट्टी हुई ना। अर्जुन ने गुस्से में कहा, नहीं, तुम्हारी छुट्टी नहीं है, तुम कल भी आओगी, समझी? और अगर तुम नहीं आई तो तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। आस्था ने अर्जुन से कहा। पर सर, अर्जुन ने आस्था की बात बीच में ही काटते हुए कहा, मुझे कोई एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए, समझी? तुम्हें कल टाइम पर आना है बस, और मुझे कुछ नहीं सुनना। ये बोलकर अर्जुन वहां से चला जाता है। अर्जुन के जाते ही अमन ने आस्था के पास आकर हंसते हुए कहा, कल के लिए ऑल द बेस्ट। अब पता नहीं कल वो तुम्हारे साथ क्या करेगा। ये बोलकर अमन वहां से चला जाता है। अमन के जाते ही आस्था ने रोनी सी सूरत बनाकर तनु से कहा, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? हमेशा कोई ना कोई मुसीबत आकर खड़ी हो जाती है। तनु ने हंसते हुए कहा, क्योंकि तूने खुद जानबूझकर अपना पैर कुल्हाड़ी पर जो मारा है। वैसे लोग अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं, लेकिन तूने तो कुल्हाड़ी पर ही पैर मारा है। अब भुगतो। आस्था ने रोनी सी शक्ल बनाकर कहा, मुझे क्या पता था, वो खड़ूस मेरे पीछे खड़ा है और उस जल्लाद ने हमारी सारी बातें सुन ली हैं। तनु ने आस्था को समझाते हुए कहा, इसीलिए बोलती हूं कि थोड़ा सोच समझकर बोला कर, लेकिन नहीं, तुझे तो किसी की सुननी ही नहीं है। जो मुंह में आया वो बोल दिया, और क्या जरूरत थी इतना ज्यादा ओवर एक्साइटेड होने की। एक्साइटमेंट के चक्कर ये भी नहीं देखा कि आस पास कोई खड़ा है या नहीं, और बोलती गई पड़ गई ना। एक्साइटमेंट भारी, अब भुगतो। आस्था ने तनु से नाराज होते हुए कहा, कैसी दोस्त है यार, तू अपनी दोस्त की हिम्मत बढ़ाने के बजाय उसे ताने मार रही है। तनु ने आस्था से पूछा, और किस काम के लिए तुझे अपनी हिम्मत बढ़ानी है? आस्था ने मुंह लटकाते हुए कहा, उस खड़ूस को झेलने के लिए, और किस लिए? तनु ने चिल मारते हुए कहा, सर को तो तू झेल ही लेगी। अगर तुझ में सर को झेलने की हिम्मत नहीं होती तो तू उनसे पंगा ही नहीं लेती, तो तुझे हिम्मत बढ़ाने की क्या जरूरत है? तेरे पास ऑलरेडी काफी ज्यादा हिम्मत है, सो डोंट वरी, तू सर को आराम से झेल लेगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप आगे भी रोमांचक कहानियों का आनंद ले सकें। साथ ही इंस्टाग्राम पर फॉलो करना न भूलें। वहां आप मुझसे सीधे जुड़ सकते हैं और कहानी से जुड़े हर सवाल का जवाब पा सकते हैं। आपका प्यार और समर्थन ही हमें नई कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।